ये कहानी है नियमखेड़ा नाम के एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर ओढ़ लेता था। गांव के लोग शहर की चकाचौंध से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते थे। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां परिंदे भी पर मारने से कतराते थे। वह था गांव का पुराना पावर हाउस। अरे भाई, ये कैसा गांव है। अभी शाम के 7 भी नहीं बजे और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया और अब ये बिजली भी गुल हो गई। रघुवीर जो शहर से इस गांव में बिजली की व्यवस्था सुधारने आया, एक युवा इंजीनियर था। तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की हंसने बोलने की आवाजें आईं। वह बाहर निकला। गांव का एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे थे। रघुवीर उन लोगों के पास गया। रामू काका, ये रोज का क्या झमेला है? शाम होते ही पूरे गांव का फ्यूज उड़ जाता है क्या? मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ, जैसे ही अंधेरा होता है बिजली काट दी जाती है। आओ बेटा, रघुवीर बैठो। शहर के लोग घड़ी देखकर चलते हैं, पर यह गांव डर की आहट सुनकर चलता है। यहां बिजली हम नहीं काटते, यहां की बिजली अपने आप बुझ जाती है। और यकीन मानो, इस अंधेरे में ही सबकी भलाई है। हाँ साहब, बिजली आएगी तो वह सब दिखने लगेगा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। क्या काका, आप भी इन अंधविश्वासों में पड़े हैं? मैं कल सुबह ही उस पुराने पावर हाउस जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। हो सकता है कोई तार ढीला हो या ट्रांसफार्मर पुराना हो गया हो। रघुवीर की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। हंसी मजाक अचानक एक डरावनी खामोशी में बदल गया। रामू काका ने बड़ी गंभीर नजरों से रघुवीर को देखने लगे। बेटा, तुम यहां नए हो इसलिए तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, पर एक बात गांठ बांध लो। उस पुराने पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता मौत का दरवाजा है। वो रास्ता उस कुएं के पास से होकर गुजरता है जहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। वह जगह अब इंसानों की नहीं रही। वहां हवा भी रुक जाती है और परछाइयां अपने आप चलने लगती है। काका, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, डरने नहीं। कल सुबह मैं वहां जाऊंगा और आप देखेंगे कि शाम को पूरा गांव रोशनी से जगमगाएगा। रघुवीर वहां से पैर पटकता हुआ अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसे लग रहा था कि गांव वाले आलसी हैं और काम ना करने के बहाने बना रहे हैं। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। बाहर हवा तेज होने लगी थी। खिड़की के पुराने शीशे खड़खड़ा रहे थे। रघुवीर ने सोने की कोशिश की, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर नंगे पैर चल रहा हो, जैसे कोई गीले पैरों से बरामदे में टहल रहा हो। रघुवीर उठा, उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था सिवाय दूर चलती हुई एक अकेली मशाल के, जो गांव के आखिरी छोर पर धीरे धीरे हिल रही थी। उसे लगा शायद कोई ग्रामीण होगा। वह वापस आकर लेट गया, पर जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे एक बहुत ही ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी मां बहुत बीमार है। रघुवीर हड़बड़ा कर उठा। पूरा कमरा खाली था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है, पर तभी उसके दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुई। रघुवीर बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी दरवाजे पर फिर से वही 3 दस्तकें हुई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ और नजदीक थी। रघुवीर ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने एक युवक खड़ा था। उसका चेहरा इतना सफेद था मानो उसमें खून की एक बूंद भी ना बची हो। कौन कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि यह सरकारी क्वार्टर है? साहब, माफ करना, मेरा नाम सुरेश है।
मैं पास के ही खेत वाले घर से आया हूं। मेरी माँ साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें तेज बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बारिश में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। साहब, मैंने सुना है आप शहर से आए हैं। आपके पास दवाइयां होंगी। कृपया मेरे साथ चलिए। रघुवीर को एक पल के लिए अजीब लगा, पर एक बेबस बेटे की पुकार सुनकर उसका दिल सीज गया। उसे रामू काका की बातें याद आईं, पर उसने सोचा कि शायद कोई वाकई मुसीबत में है। देखो सुरेश, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो यहाँ बिजली का काम देखने आया हूँ। पर हाँ, मेरे पास प्राथमिक उपचार की किट है। तुम डरो मत, मैं लेकर आता हूँ। क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है? नहीं साहब, बस उस पुरानी पगडंडी के पार, जहां वो पुराना कुआं है। हम पगडंडी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बस आप जल्दी चलिए साहब, वक्त बहुत कम है। रघुवीर अंदर जाके कुछ दवाएं अपनी जेब में डाल दी और सुरेश के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे क्वार्टर से बाहर निकले, सन्नाटा और गहरा हो गया। गांव की गलियां सुनसान थीं। सुरेश आगे आगे चल रहा था और अजीब बात यह थी, सुरेश के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। रघुवीर को अपनी भारी चंपल की आवाज सुनाई दे रही थी, पर सुरेश जैसे हवा में तैर रहा हो। वे धीरे धीरे उस पुराने पावर हाउस वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। वह रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई विशाल हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। सुरेश, तुम लोग इस सुनसान इलाके में क्यों रहते हो? यहाँ तो बिजली के खंभे भी पुराने हैं। कल मैं इसी इलाके का मुआयना करने वाला था। साहब, हम वहां रहते नहीं हैं। हम वहां बंधे हुए हैं। बरसों से उस कुएं ने हमें कहीं जाने ही नहीं दिया। आप बस चलते रहिए, रास्ता थोड़ा कठिन है। तभी अचानक रघुवीर को झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उसे लगा कोई जानवर होगा, पर तभी उसे इंसानी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक और शिकार, आज फिर कोई इस रास्ते पर आया है। सुरेश, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? आवाजों पर ध्यान मत दीजिए साहब, वो तो बस भटके हुए लोग हैं। हम पहुंच गए हैं। देखिए, वो रहा मेरा घर। रघुवीर ने सामने देखा। एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। घर के बाहर एक पुराना बिजली का खंभा टेढ़ा होकर गिरा हुआ था।